चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, दिस इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और चैप्टर 1 बहुत स्लो लेकर जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लो, इससे ज़्यादा स्लो करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इससे फास्ट तो बहुत कर सकते हैं, आगे करेंगे भी, लेकिन अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं कोर्स को लेकर। अगर अभी भी समझ में आया नहीं आया तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, उसको इससे ज़्यादा स्लो नहीं हो सकता ये कोर्स, ठीक है। रोज़ाना एक ही सवाल कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि 5 सवाल एक दिन में कर रहे होंगे, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, एक सवाल डेली करके कोर्स कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अभी शुरू में जब तक बच्चे आए हैं तो थोड़ा सा आप डरे मत, सब्जेक्ट आपको मुश्किल ना लगे, इस लिहाज से मैं एक एक करके करा रहा हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंट्रीब्यूशन, ये लगातार तीसरी क्लास से कंट्रीब्यूशन के ऊपर। इससे पहले हम लोग जो है वो फर्स्ट जो क्वेश्चन 2 हमारा था वो ग्रीक फिलोसफर के ऊपर था, क्वेश्चन 3 हमने जो किया है वो मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के ऊपर, सॉरी मॉडर्न साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के ऊपर है। आज हम देखेंगे, आज हम समझेंगे कि मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे, जदीद दौर के जो साइंसदान थे, उन्होंने केमिस्ट्री पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं। चूँकि एक दौर था कि पहले ग्रीक पीरियड आया, ग्रीक यूनानियों के बाद मुसलमानों का दौर आया, अब मुसलमान बहुत ज़्यादा साइंस में आगे गए, लेकिन वक्त आया कि मुसलमानों को भी ज़वाल हुआ और मुसलमान जो इल्म हुनर में साइंस में आगे थे वो उससे पीछे हट गए। उसके कई सारे असबाब थे कि मुसलमानों ने को लग्जरीज पसंद आ गई, आसाइशें पसंद आ गई, महलों में रहना पसंद आ गया, दौलत से मोहब्बत हो गई, इल्म से नफ़रत हो गई और मुसलमान पीछे हो गए और शराबों कबाब की महफिलें और इन तरह की चीज़ों का शिकार हो गए मुसलमान। और मुसलमानों में इल्म कहीं खो सा गया, वो मुसलमान जिन्होंने उसको स्टार्ट किया था, है ना। जैसे आज भी आप देखते हैं मुस्लिम कंट्री साइंस में इतने आगे नहीं है, बस धक्का मार पढ़ ले रहे हैं तो कोई पढ़ ले रहे हैं, वरना पढ़ने में इतना शौक वगैरह रहा नहीं मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर। हाँ, अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं आज के दौर में ज़्यादातर, तो देखा जाएगा वो पढ़ लगता भी है उनकी शक्ल से कि पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ पढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाई बस एक फॉर ग्रांटेड ले लिया गया पढ़ाई को, और अब पढ़ाई को वैसा नहीं समझा जाता। लोग पढ़ाई से अब दूर जा रहे हैं, करीब जाने के बजाय। चंद एक लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, वरना मेजॉरिटी नहीं पढ़ रही है। आपको पता है पाकिस्तान के पूरे आलम इस्लाम का यही हाल इस वक्त है। लेकिन तो अब जो दौर चल रहा है, जदीद दौर जिसको हम कहते हैं, आज के दौर में यह मॉडर्न एरा कहलाता है, जदीद दौर कहलाता है, जिसमें अंग्रेज़ आ गए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ आ गए हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्कॉटिश और अमेरिकन, इस तरह के लोग आ गए हैं, है ना भाई। तो उस दौर में जो साइंटिस्ट या इस जदीद दौर में जो साइंटिस्ट आए हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही केमिस्ट्री के लिए, ये देखेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे बुक के अंदर तो बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट का तस्करा किया गया, 20 से ऊपर है, लेकिन मैंने यहाँ जस्ट 8 लिखा है आपके सामने। ऐसा क्यों है? बाकी सारे ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मसला ये है कि बाकी सारे साइंटिस्ट का नाम आगे चैप्टर्स में आ जाएगा। आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ते रहेंगे उसमें अलग अलग साइंटिस्ट के नाम जो है वो आते रहेंगे। लेकिन ये जो वो साइंटिस्ट है जो यूनिक हैं, जिनका तस्करा सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद दोबारा नहीं होगा कभी भी। दैट्स वाई मैंने सिर्फ इन साइंटिस्ट का नाम डाल दिया है। बाकी जो और साइंटिस्ट का नाम अगर आप बुक में देखेंगे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर लिस्ट में, वो आगे उन सब का तस्करा हो जाएगा। इनका नहीं होगा तो इसलिए इनको अभी हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 साइंटिस्ट है टोटल जो यूनिक हैं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सवाल हो जाएगा सारे साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो, ठीक है। तो ये 8 साइंटिस्ट का नाम आ रहा है। अब ये कौन कौन से हैं भाई? जे ब्लैक, जे प्रीस्ले, शील, कैवेंडिश, लवॉइजियर, जॉन डाल्टन, जे बर्जीलियस, आर्हीनियस, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास है, ये जो रेड से मैंने लिखा है, रेड कलर से, ये साइंटिस्ट लोगों का नाम है, ये साइंसदानों का नाम है। ये सारे नाम अंग्रेज़ों के नाम जैसे लगेंगे, अंग्रेज़ों का नाम है, मतलब मुसलमानों का नाम निकल जो हम पढ़ रहे थे, जाबिर बिन हयान, अल राजी, अल बैरूनी, इब्ने सीना, ये सारा मुसलमानों का नाम लग रहा था, सुनने में ही मुसलमानों का नाम लग रहा था। लेकिन आज में से कोई भी नाम मुसलमानों का नहीं लगेगा, सब लगेगा किसी अंग्रेज़ का नाम है, अमेरिका या यूरोप में रहने वाले का नाम है, ऐसे ही है ना भाई। तो वो नाम देख के समझ में आता है कि मुसलमान नहीं है कम से कम ये, ठीक है, मॉडर्न एरा के हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये रेड से जो मैंने लिखा है ये सारे साइंटिस्ट लोगों का नाम है। उसके बाद मैंने एरो डालकर आगे जो ब्लैक से लिखा है वो क्या है भाई? इनकी कंट्रीब्यूशन है। बहुत शॉर्ट में, बहुत आसान अल्फाज में लिख दिए, ठीक है, कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, सबको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। तो अभी चूँकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं क्वेश्चन आस्क नहीं कर रहा आपसे, लेकिन जब ये बंद होगा तो मैं आस्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब बैच हमारे पास बन जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग रोक देंगे, तो उसके बाद फिर फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो बच्चे लेट आ रहे हैं, कोई बच्चा आज ही फर्स्ट क्लास में आ गया तो ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, तो शुरू के तीनों लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, अभी लेक्चर 4 भी हो जाएगा, ताकि उनका लॉस ना हो कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो उनको आराम से
लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे वो मैं क्लास के एंड में बता दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी शेयर करवा दूंगा आपके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सारी रिकॉर्डिंग है। तो या फिर ये भी हो सकता है जो बच्चा क्लास में आया और उसको समझ में नहीं आया, घर जाकर दोबारा सुन सकता है इन तमाम चीज़ों को, मेरी बातों को। और ये चीज़ें इस तरह से भी हैं कि ओवरऑल आपकी चीज़ें काम आएंगी। पेपर से पहले का भी टाइम रहा कि भाई शुरू में तो हमने नहीं पढ़ा, पेपर से पहले सुनना है तो उसको भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हैं साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ कॉल्ड जे ब्लैक, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जे ब्लैक। अच्छा, ब्लैक वैसे तो एक कलर होता है, काला रंग, लेकिन इनका नाम है जे ब्लैक, ठीक है। ये नेम है जे ब्लैक। ब्लैक से मुराद कोई कलर नहीं है, जे ब्लैक दैट इज़ एक्चुअली अ नेम, ये एक नाम है। अच्छा, अब ये शॉर्ट नाम है, जे डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब जे जो है वो इट इज़ शोइंग, ये उसका फुल कंप्लीट नाम हो गया जोसेफ। बुक में जे ब्लैक लिखा हुआ है, तो असल में इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जोसेफ ब्लैक लिखा हुआ आ जाएगा, तो जे ब्लैक का मतलब जोसेफ ब्लैक है। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। अच्छा, नेशनलिटी मैंने नहीं लिखवाई आपको, क्योंकि अब इसके बाद जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज लिख रहा हूँ, आपको लिखने की नीड नहीं है, वो सिर्फ इल्म देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जे ब्लैक जो थे वो उनका ताल्लुक, उनकी नेशनलिटी क्या थी बेटा, तो वो स्कॉटिश थे। स्कॉटिश से मुराद क्या, कि स्कॉटिश से मुराद एक ऐसा शख्स जो कहाँ पैदा होता है, स्कॉटलैंड में। जो स्कॉटलैंड में पैदा हो उसको स्कॉटिश कहा जाता है। तो ये एक स्कॉटिश केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिस्कवर किया, जिसका फार्मूला CO2 होता है। अच्छा, डिस्कवर्ड का क्या मतलब होता है, देखो दो वर्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्कवर्ड और एक वर्ड हमारे पास होता है इन्वेंटेड, ठीक है। अब ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। डिस्कवर्ड यानी दरियाफ्त किया, इन्वेंटेड मतलब ईजाद किया, ठीक है। तो इसका मतलब तो हो गया दरियाफ्त और इसका मतलब हो गया हमारे पास ईजाद। देखो, ईजाद वो चीज़ की जाती है जो दुनिया में कभी थी ही नहीं। एक चीज़ जो दुनिया में कभी थी ही नहीं और उसको नए सिरे से किसी बंदे ने बना दिया, उसको इन्वेंटेड का वर्ड दिया गया। जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया, टेलीफोन इससे पहले दुनिया में कभी था ही नहीं, तो हम कहते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, ईजाद किया, क्योंकि दुनिया में कभी था ही नहीं। और डिस्कवर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, जब दुनिया में एक चीज़ मौजूद थी, जब से दुनिया बनी तब से वो चीज़ है, लेकिन उसके बारे में दुनिया जानती नहीं थी। जिस शख्स ने उसके बारे में बता दिया वो डिस्कवरर हो गया। समझ में आ गई बात, वो डिस्कवरर हो गया, उसकी डिस्कवरी हो गई, उसके दरियाफ्त हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम लोग जो है ना, जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर देते हैं। हमारे मुंह से जो गैस निकल रही है सांस लेते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। अब ये आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, आदम अलैहिस्सलाम के पास भी लंग्स था, उनके भी फेफड़े थे, वो भी जब सांस लेते थे तो उनके मुंह से, आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती थी। लेकिन ये बात उस ज़माने के लोगों को पता नहीं था कि ये कौन सी गैस है। ये बहुत सालों के बाद जे ब्लैक ने बताया कि हमारे मुंह से जो गैस बाहर आ रही है वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन नहीं हुई है। मुंह से गैस तो आदम अलैहिस्सलाम की भी बाहर आ रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को बताने वाला कि ये गैस कौन सी गैस है, वो जे ब्लैक था, ठीक है। तो ये डिस्कवरी, समझ में आ गई बात, ईजाद नहीं हुआ है, डिस्कवर किया है, ठीक है, था तो पहले से ही। तो जे ब्लैक जो स्कॉटिश केमिस्ट थे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिस्कवर किया और बोला कि जो हमारे मुंह से गैस बाहर आती है वो असल में CO2 गैस है। बस में आ गई पहला सबको। इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। दूसरा है जे प्रीस्ले। इसको हम लोग जे प्रीस्ले पढ़ेंगे, दैट इज जे लिखा हुआ है और ये हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रीस्ले। ये है जे प्रीस्ले, उर्दू में करके हैं तो जे प्रीस्ले। जे से मुराद दोबारा यहाँ पर, जे से मुराद दोबारा यहाँ पर जोसेफ हो गया, तो जे प्रीस्ले मतलब जोसेफ प्रीस्ले। अच्छा, ये साइंटिस्ट कैसा था भाई, ये साइंटिस्ट स्कॉटिश नहीं था बल्कि ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट था। इंग्लिश से मुराद क्या हो गया, कहाँ पैदा हुआ था, इंग्लैंड में पैदा हुआ था, बिल्कुल सही। जो इंग्लिश होते हैं वो असल में जो है वो इंग्लैंड में पैदा होता है। जो साइंटिस्ट इंग्लैंड में पैदा हुआ दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एन इंग्लिश केमिस्ट, ठीक है। तो ये इंग्लिश केमिस्ट था। अच्छा, कभी कभार होता है ना ब्रिटिश लिख दिया जाता है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर दूँ। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें। देखो बेटा, एक कंट्री यूरोप के अंदर एक मुल्क है, बल्कि कंट्री क्या, ये 4 कंट्रीज है यूरोप के अंदर, 4 अलग अलग कंट्री हैं यूरोप के अंदर। एक का नाम इंग्लैंड है, एक का नाम है स्कॉटलैंड, एक का नाम है आयरलैंड और एक का नाम है वेल्स।
ये 4 कंट्रीज है यूरोप के अंदर, अगर आपने नाम सुना है इनके कभी भी। इंग्लैंड स्कॉटलैंड तो मशहूर है, आयरलैंड भी मशहूर है, वेल्स इतना मशहूर नहीं है लेकिन शायद सुना होगा आपने, ठीक है। वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं तो वेल्स में भी होते हैं, ठीक है, क्रिकेट के। अच्छा, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भाई वो बंदा कौन है भाई? इंग्लिश बोलते भी इंग्लिश हैं ये लोग, और इनको कहते भी इंग्लिश। इंग्लिश मतलब अंग्रेज़, ठीक है, इसके मतलब हो गया अंग्रेज़, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं अंग्रेज़। इसी तरह स्कॉटलैंड में जो बंदा रहता है उसको बोलते हैं स्कॉटिश। आयरलैंड में जो बंदा रहता है उसको बोलते हैं आयरिश, इनकी ज़बान भी आयरिश होती है। और वेल्स में जो बंदा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वेल्श, वेल्श, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, अब ये चारों, अच्छा ये चारों कंट्री, अगर हम इन चारों कंट्री को मिला दें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये चारों कंट्री मिलकर ना, इसको एक अलग नाम दिया हमने। इन चारों कंट्री के कॉम्बिनेशन को हमने एक नाम दिया जिसको क्या कहा जाता है? यूके। सुना होगा आपने यूके, यूनाइटेड किंगडम या द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसको हम लोग यूके कहते हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिटेन, बरतानिया, ठीक है, इसी को ब्रिटेन कहा जाता है। वो 4 कंट्री का कॉम्बिनेशन। इसी वजह से इन चारों कंट्री में अगर कोई रहता है तो ब्रिटेन से फिर वो हमारे पास क्या कहला जाता है? ब्रिटिश। तो ये हुई कंफ्यूजन दूर। इसका मतलब क्या हो गया कि हर वो बंदा जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स में रहता है वो ब्रिटिश है। इंग्लैंड जो इंग्लिश बंदा है वो भी ब्रिटिश है, स्कॉटिश भी ब्रिटिश है, आयरिश भी ब्रिटिश है और वेल्श भी ब्रिटिश है। बात समझ में आ रही है? तो ब्रिटिश कोई अलग कंट्री नहीं है, ये 4 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन होता है जो ब्रिटिश कहलाता है। सुना होगा आपने बरतानवी, ठीक है, उर्दू में से ब्रिटिश को हम लोग कह सकते हैं बरतानवी, और ये जो है वो ब्रिटेन को उर्दू में बोलते हैं बरतानिया। सुना होगा आपने ये सारे वर्ड्स, ठीक है। पता सब कुछ है आपको, मैं उसको अलाइन कर रहा हूँ। मतलब आज जदीद दौर के बच्चे आपको सब पता है लेकिन एक सीक्वेंस से नहीं पता, वो सीक्वेंस बता रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है। जदीद दौर इंटरनेट का दौर है बेटा, आप लोगों का मोबाइल फ़ोन के दौर में जीते, आपको सब पता है लेकिन एक सीक्वेंस से कुछ नहीं पता है, बिल्कुल रैंडम पता है हर चीज़, तो उसको सीक्वेंस में डाल दो तो वो नॉलेज काम की हो जाएगी। रैंडम नॉलेज बेकार होती है, इधर उधर से इंफॉर्मेशन पता है, ऐसी नॉलेज किसी काम की नहीं दुनिया में। सीक्वेंस में आपने नॉलेज को डाल दिया, वो चीज़ काम की हो गई, वही नॉलेज जो यूजलेस थे यूजफुल हो गए। तो हमेशा ये कोशिश करो। आज के दौर में इंफॉर्मेशन हर तरफ बिखरी हुई है, फ़र्क सिर्फ क्या है, इसको सीक्वेंस में लाना, यूजफुलनेस उसकी दिखानी। तो बेटा इसलिए जे ब्लैक भी ब्रिटिश है, जे प्रिस्ले भी ब्रिटिश हो गया, क्योंकि ये स्कॉटिश है, ये इंग्लिश है। बात समझ में आ गई? तो बुक में जैसे ब्रिटिश लिख दिया तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही बात। अच्छा, जे प्रिस्ले ने अब क्या किया? जोसेफ प्रिस्ले ने, उसने एक अलग गैस को डिस्कवर किया। वो कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस। इसने ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया, उसके बारे में दुनिया, उसने बताया कि जो गैस हम लोग इनहेल करते हैं वो असल में ऑक्सीजन गैस है, और जो एक्सहेल करते हैं वो जे ब्लैक ने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर करने वाला जे प्रिस्ले, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर करने वाला जे ब्लैक, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो डिस्कवरी सबसे पहले बताया, वरना हवा में ऑक्सीजन गैस हो जब से दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तब से ऑक्सीजन गैस उसमें रखा है, लेकिन पहली बार जे मॉडर्न एरा के अंदर जे प्रिस्ले ने इस बात को दुनिया को बताया, ठीक है। इसके बाद अगला साइंटिस्ट हमारे पास है, अच्छा इसको हम शील पढ़ेंगे, शील अगला साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड शील। इसका पूरा नाम था कार्ल विल्हेम शील, कार्ल विल्हेम शील, सिर्फ शील भी इसको हम पढ़ सकते हैं। अब शील जो साइंटिस्ट था, कार्ल विल्हेम शील, ये कैसा साइंटिस्ट था? ये जर्मन साइंटिस्ट था। अब जर्मन साइंटिस्ट कौन था? जो कहाँ पैदा हुआ भाई? जर्मनी में पैदा हुआ, तो ये जर्मन साइंटिस्ट था। तो जर्मन साइंटिस्ट भी मॉडर्न एरा में ही आते हैं। अब इसने कौन सी गैस डिस्कवर की भाई? क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया। उसने क्लोरीन गैस के बारे में दुनिया को बताया, और पहली बार उसने क्लोरीन गैस को लेबोरेटरी में बनाया। अब क्लोरीन गैस क्या होती है? सिंपल सी बात याद रखो बेटा, अगर आसान, बहुत सारे इस्तेमालात हैं, एक सबसे आसान इस्तेमाल के क्लोरीन गैस वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाइन का पानी अगर आपके घर पे आता है, लाइन का पानी अगर आपके घर पे आता है तो लाइन के पानी के अंदर एक अलग से स्मेल होती है, लाइन के पानी में एक अलग से स्मेल होती है। वो स्मेल किस चीज़ की होती है? वो क्लोरीन गैस की स्मेल होती है। सुना होगा आपने मीठे पानी की स्मेल जो कहलाती है। तो वो क्लोरीन गैस क्यों डाला जाता है? क्लोरीन गैस करती है क्या बेटा? जरासीम को मार देती है। जो भी जर्म्स होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, उनको किलअप कर देते हैं, उनको मार देती है, ख़त्म कर देती है। जिससे क्या हो जाता है हमारे पास कि लाइक हम पानी को पी सकते हैं, पानी पीने से बीमार नहीं होते। तो ये क्लोरीन गैस सबसे पहले इसने बनाया था, शील ने, उसके बारे में दुनिया को बताया और लेबोरेटरी में बनाया। तो ये तीनों अलग अलग गैसेज अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बताया, इसको मिक्सअप नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है? तो ये 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हुई। बाकी अजान हो रही है तो हम उसको फिर नमाज के बाद देखते हैं फिलहाल अभी। तो
लेट मी रिपीट द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो मैंने आपको 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन अब तक बता दिए, 5 रहते हैं, ठीक है, टोटल 8 है। तो जे ब्लैक का बता दिया, CO2 गैस डिस्कवर किया। जे प्रीस्ले का बता दिया कि ऑक्सीजन गैस डिस्कवर किया। शील का बताया कि शील जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन की जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये तीनों तो क्लियर हो गया ना। 4th हमारे पास साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है कैवेंडिश, ठीक है। तो अगले साइंटिस्ट हैं, इनका नाम देख सकते हैं, दिस इज़ कैवेंडिश। इनका पूरा नाम जो था वो था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। तो लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश उनका नाम था, ठीक है। तो लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश जो थे, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश, ही वॉज ये भी है असल में हमारे पास जो है वो इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश केमिस्ट। इन्होंने भी एक गैस डिस्कवर की थी। लाइन से ये चारों ना किसी न किसी गैस को डिस्कवर इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो गैस डिस्कवर की है वो कौन सी गैस थी भाई? हाइड्रोजन गैस थी, बिल्कुल सही जवाब। हाइड्रोजन गैस उन्होंने डिस्कवर किया। अब हाइड्रोजन हमारे पास एक गैस है जो कि वैसे तो अर्थ में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सूरज जो है, सन जो है, सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। सूरज के अंदर बड़ी तादाद में सन में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो हाइड्रोजन गैस की जो डिस्कवरी थी उसके बारे में दुनिया को सबसे पहले कैवेंडिश ने बताया कि जो सूरज में जो गैस मौजूद है सन में, वो असल में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये इस तरह से 4 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 अलग अलग गैसेस के बारे में बताया, जो सारे यहाँ पर हैं। मिक्सअप बस नहीं होना चाहिए, कहने का मकसद ये कि सिंपल है ना कि जे ब्लैक का CO2 गैस के साथ आपको याद रखना है, जे प्रीस्ले ने ऑक्सीजन गैस डिस्कवर किया, शील ने क्लोरीन गैस डिस्कवर किया, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस डिस्कवर किया। चारों अलग अलग साइंटिस्ट हैं और अलग अलग गैस को उन्होंने डिस्कवर किया। बात समझ में आ गई? ये MCQs के अंदर भी आपसे आस्क किए जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए MCQs में कि भाई कौन सा साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। अब अगले 4 साइंटिस्ट की तरफ आते हैं। तो 5वां साइंटिस्ट जो है दैट इज़, इसको हम कहते हैं लवॉइजियर। तो ये जो है नाम इसका जो आपको मुश्किल सा नाम है, दैट इज़ लवॉइजियर। अब लवॉइजियर जो साइंटिस्ट था, 5वां साइंटिस्ट जो, इसका पूरा नाम जो था वो था एंथोनी लोरेंथ। चूँकि ये हमने सिर्फ ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो ये इसका पूरा नाम गूगल पे ये आएगा, एंथोनी लोरेंथ लवॉइजियर। शॉर्ट में हम इसको सिर्फ लवॉइजियर कहते हैं, ठीक है। अब लवॉइजियर जो साइंटिस्ट था वो कैसा था? वो फ्रेंच था, ना वो स्कॉटिश था, ना वो इंग्लिश था, बल्कि वो एक फ्रेंच केमिस्ट था। फ्रांस में पैदा हुआ, एक फ्रेंच केमिस्ट था, फ्रांस में पैदा हुआ था, ठीक है। फ्रांस के कंट्री में जो लोग पैदा होते हैं उनको फ्रेंच कहा जाता है, ठीक है, फ्रांसीसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? अच्छा, इन्होंने कोई गैस डिस्कवर नहीं किया, लेकिन एक गैस के बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने पेश की। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया कि जे प्रीस्ले ने ऑक्सीजन गैस डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि हवा में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अब लवॉइजियर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि एयर में, हवा में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी मिकदार कितनी है? दैट इज़ 21%। एयर जो है ना, जैसे एयर जब हम कहते हैं हवा की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, एयर जिसको उर्दू में हवा बोला जाता है, तो एयर या हवा ये इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है सबको पता होगा क्लास में कि एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मल्टीपल गैसेस के कॉम्बिनेशन है जो एयर हमारा है, ठीक है। बहुत सारी गैसेस उसके अंदर मौजूद हैं। प्रीडोमिनेंटली क्या है? सबसे ज़्यादा 3 तरह के गैसेस उसके अंदर सबसे ज़्यादा हैं जो याद होनी चाहिए आपको। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है और नाइट्रोजन की मिकदार जो उसके अंदर है वो 78% नाइट्रोजन गैस हवा में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस है जो 21% है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे पास 1% हवा में मौजूद है। जब तीनों को प्लस करेंगे परसेंटेज को तो 100 आंसर आ जाएगा। तो हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस है, याद रखने की बात है केमिस्ट्री में कि वो नाइट्रोजन गैस है। कुछ को पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो सब सुन ले आप कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस है, थर्ड नंबर पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो 3 तरह के गैसेस हैं हवा में। तो ऑक्सीजन गैस 21% है, इसके बारे में बताया था लवॉइजियर, इस साइंटिस्ट ने। इसने कहा कि ही डिस्कवर्ड दैट 21% एयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब उस उर्दू में कहा जाए तो उसने बताया, उसने दरियाफ्त किया कि हवा का 21% हिस्सा जो है वो मुश्तमिल है ऑक्सीजन गैस पर, बाकी 78% नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस डिस्कवर नहीं किया, ये ज़रा इसको याद रखना है। अक्सर बच्चे ना गलती कर देते हैं पेपर के अंदर। ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर करने वाला जे प्रीस्ले,
उसने बस ये बताया था कि हवा में ऑक्सीजन गैस है, वो कितनी है, उसकी मिकदार क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, ये लवॉइजर ने बताया था 21%। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों अलग अलग काम किया, दोनों ने काम, दोनों का, जे प्रीस्ले का काम और लवॉइजर दोनों का काम ऑक्सीजन के ऊपर ही है। एक ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की और एक ने एयर में उसकी अमाउंट को बताया, उसकी परसेंटेज को बताया। बहुत आसान सी बात है, क्लियर है, बहुत ईजी, ठीक है। तो मसला सबको लवॉइजर की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अगला साइंटिस्ट, छठा साइंटिस्ट हमारे पास है जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ये भी हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लैंड में पैदा हुए जॉन डाल्टन। अब ये जॉन डाल्टन जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, तो इनके बारे में तस्करा मैंने इससे पहले भी किया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो मैंने डेमोक्रिटस के बारे में आपको बताया था, जो बच्चे लेक्चर 2 में थे, अभी ये लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 2 में जो बच्चे मौजूद थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था डेमोक्रिटस के बारे में, कि डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने दुनिया को एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने बनाया दुनिया की तमाम चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं। एटम एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिससे एटोमोस कहा था उसने, कि एटोमोस से मिलकर बनी। एटोमोस मतलब अनकटेबल, इनडिविजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज, वो डेमोक्रिटस। लेकिन उसकी बात मानी नहीं लोगों ने एरिस्टोटल की बात को माना कि दुनिया की तमाम चीज़ें आग, हवा, मिट्टी और पानी से मिलकर बनी है, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर से मिलकर बनी है। और फिर उसकी बात कहीं तारीख़ के और आंखों में गुम होकर रह गई, मतलब किसी ने माना नहीं। लेकिन बहुत सालों के बाद 1800 AD में, सन 1800 ईस्वी में, मतलब 1800 AD में जॉन डाल्टन एक इंग्लैंड में पैदा होने वाले एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि वाकई में दुनिया की तमाम चीज़ें एटम से मिलकर बनी है। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की, एटॉमिक कॉन्सेप्ट पेश किया। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया भाई, एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया। तो याद रखो, एटम क्या है, ये वही एटोमोस है। अगर आपसे मैं पूछूं, सवाल करूं कि बताओ एटोमोस का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था, वो डेमोक्रिटस ने किया। और एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया किसने भाई, जॉन डाल्टन ने। मतलब बात तो वही, एटोमोस, एटम को ही कहा जाता है, ग्रीक लैंग्वेज में एटोमोस कहते हैं, इंग्लिश में एटम बोलते हैं। लेकिन जो डेमोक्रिटस जो फिलोसोफर था, उसने फलसफा देकर ये बताया था कि वो दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। उसका फिलोसफी था, उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। और जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ बताया था। इसलिए डेमोक्रिटस एक फिलोसोफर था, जबकि ये एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट है। इसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, लेकिन काम दोनों का एक ही था, एटम के ऊपर ही था। बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर डेमोक्रिटस भी तो एटम के बारे में बता रहा है, ये भी एटम के बारे में बता रहे हैं, इससे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो भाई उसने सिर्फ फिलोसफी पेश किया था, फलसफा पेश किया था एटम का, और उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, प्रूफ दिया दुनिया को, और दुनिया को मानने पे मजबूर हो गई कि वाकई में दुनिया की तमाम चीज़ एटम से मिलकर बनी है, जब जॉन डाल्टन ने इसको बता दिया। वरना डेमोक्रिटस की बात को लोगों ने तो हवा कर दिया ना, कि ये तो बिला वजह की बात कर रहा है, आग, हवा, मिट्टी, पानी, सर कुछ बना है। उस ज़माने में तो लोगों ने उसकी बात को उड़ा दिया था, हवा, हंसी में उड़ा दिया था उसकी बात को, किसी ने सीरियस लिया ही नहीं उसको। लेकिन बाद में सीरियस लिया जब जॉन डाल्टन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया था, इसलिए आज नाम हम उसको जानते हैं डेमोक्रिटस के। बात समझ में आ गई? तो ये एक अगला सेंटेंस है जॉन डाल्टन। इसके बारे में तो चैप्टर 2 पूरा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। चैप्टर 2 में बहुत टाइम लगेगा, चैप्टर 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब चैप्टर 2 जाएंगे तो एटम का स्ट्रक्चर उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मसला हो गया। ये हमारे पास छठा साइंटिस्ट है। सातवां साइंटिस्ट है जे बर्जीलियस, ठीक है। तो अब जे बर्जीलियस, अब जे जो है वो उसमें भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ इसका है, ठीक है। तो जॉन, इसका नाम है जॉन जेकब बर्जीलियस, इस तरह से। तो जॉन जेकब बर्जीलियस, लेकिन काफ़ी लंबा नाम हो गया जॉन जेकब बर्जीलियस, तो हम लोग इसको सिर्फ जे बर्जीलियस कहते हैं शॉर्ट में। कितना लंबा नाम है, जॉन जेकब बर्जीलियस, तो सिर्फ जे बर्जीलियस कहा जाता है। या कुछ लोग तो सिर्फ इसको बर्जीलियस ही बोलते हैं, बर्जीलियस, क्योंकि बर्जीलियस खुद ही मुश्किल नाम है, तो इससे पीछे जॉन जेकब तो और लंबा हो गया नाम इसका, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आप एक वर्ड भी आपको नाम का याद है, एंड वर्ड, लास्ट नेम अगर आपको याद है तो भी बहुत होता है, इतना कोई मसला नहीं है। बर्जीलियस याद कर लिया, दैट्स इट, काफ़ी। अब जरूरी नहीं है कि जे बर्जीलियस पता हो या कि जॉन जेकब बर्जीलियस पता हो। कुछ बच्चों को ज़्यादा पढ़ने का शौक होता है तो उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ें नहीं है, तो आप बर्जीलियस याद रखो। कम से कम बर्जीलियस सबको याद होना चाहिए क्लास में, स्टार्ट से लेकर एंड तक। बहुत पढ़ने वाले तो पूरा नाम याद कर लो, जॉन जेकब बर्जीलियस, का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ, मिनिमम नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, कम से कम इतना सबको पता होना चाहिए कि बर्जीलियस कोई साइंसदान था। अब ये भी नहीं पता है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, इतना तो कम से कम पता होना। कोचिंग सेंटर आ रहे हो तो कम से कम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जे बर्जीलियस या जस्ट बर्जीलियस कह सकते हैं। अब इसका क्या कारनामा था, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री के लिए? ही प्रपोज द अल्फ़ाबेटिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, उसने एलिमेंट्स के अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स को बताया था।
अल्फ़ाबेट्स मतलब अल्फ़ाबेटिकल सिंबल से। अच्छा एलिमेंट्स क्या है, काफ़ी दिनों से हम एलिमेंट्स की बात करें। एलिमेंट्स के बारे में तो बहुत, अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, जो बच्चे फर्स्ट डे भी आज आ रहे हैं, तो एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था एलिमेंट का? प्लेटो ने। कहा था दुनिया की तमाम चीज़ें कुछ चीज़ों से मिलकर बनी है, वो कुछ चीज़ों का एलिमेंट का नाम दिया था। उसके शागिर्द एरिस्टोटल ने कहा था वो कुछ चीज़ें क्या हैं? आग, हवा, मिट्टी और पानी। लेकिन आज के इस जदीद दौर में एलिमेंट हम आग, हवा, मिट्टी, पानी को नहीं लेते हैं, सिर्फ 4 नहीं है। आज के दौर में मतलब ओल्ड एरा में हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। आज के इस जदीद दौर में 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट से मिलकर दुनिया की तमाम चीज़ें बनी है। 118 सिर्फ 4 नहीं है। अच्छा उन 118 में से आग, हवा, मिट्टी, पानी नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब इस तरह के एलिमेंट्स हैं। इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। पूरा पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगा, इसके ऊपर बना होता है, छोटे छोटे डब्बे में बहुत कुछ लिखा होता है, Cl और C और B और N, देखा है ना सबने? ओके, तो अब वो 118 एलिमेंट्स हैं जिनके मिलकर दुनिया की तमाम चीज़ें बनी हैं। 118 एलिमेंट्स है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, बहुत सारे। अच्छा शुरू में ना अब पूरा लिखना बड़ा मुश्किल लगता था, पूरा कार्बन, पूरा नाइट्रोजन, पूरा ऑक्सीजन। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया था, जे डाल्टन जो थे ना, ये वाले जो साइंटिस्ट थे जे डाल्टन, उन्होंने क्या किया, सर्कुलर सिंबल्स बनाए थे अलग अलग एलिमेंट के। मिसाल के तौर पे वो ऐसे करके गोल सा सर्किल बनाकर ऐसे करके एक काला ब्लैक कलर कर दिया करते थे, बोलते थे ये कार्बन है। इसी तरह से इस तरह से गोल सर्किल बनाकर प्लस बना देते थे अंदर, बोलते थे ये हाइड्रोजन है। इसी तरह से गोल सर्किल बनाते थे और उसके अंदर इस तरह से एक एरो यू करके लगा देते थे, बोलते थे कि भाई ऑक्सीजन है। इस तरह का सर्कुलर सिंबल उन्होंने बताया था। अब ये भी बड़ा मुश्किल था, इसको बनाना भी बड़ा मुश्किल था कि कार्बन को ऐसे, हाइड्रोजन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे बनाया जाए। तो दुनिया इस तलाश में थी कि कोई आसान तरीका आ जाए एलिमेंट्स को बताने का, और आसान किया सबसे ज़्यादा किसने? बर्जीलियस ने। इसने अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स बता दिए। उसने कहा था कि भाई कार्बन को, मतलब इसने तो ऐसे कर देना है कि कार्बन को पूरा ऐसे बनाया, इस तरह से हाइड्रोजन को उसने पूरा ऐसे बना दिया, ऑक्सीजन को उसने पूरा ऐसे बना दिया। उसने बोला इतनी लंबी कहानी की जरूरत नहीं है, कार्बन लिखना है तो C लिख दो, हाइड्रोजन लिखना है तो H लिख दो, ऑक्सीजन लिखना है तो O लिख दो, नाइट्रोजन लिखना है तो N लिख दो। दीज आर कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स। तो ये अल्फ़ाबेटिकल सिंबल बताया था बर्जीलियस ने। इसलिए आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं हर डब्बे के अंदर अल्फ़ाबेट लिखा होता है, NO, CL, C, S, P, देखा है पीरियोडिक टेबल? वो जो अंदर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं ना डब्बे के अंदर बहुत सारे, वो सिंबल्स कहलाते हैं। हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल, 118 एलिमेंट है, सबका अपना एक यूनिक सिंबल है। वो सिंबल सबसे पहले किसने बताया था? बर्जीलियस ने। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसका बात समझ में आ गया सबको? जे बर्जीलियस ने। तो ये हमारे पास 7वां साइंटिस्ट था, ये भी केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन थी, आसान कर दिया ना एलिमेंट्स को समझना पड़ना। लास्ट साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा, दैट इज कॉल्ड आर्हीनियस। आर्हीनियस के बारे में आखिरी बात होगी। अब ये हमारे पास जो साइंटिस्ट है दैट इज कॉल्ड आर्हीनियस, इसका नाम आर्हीनियस है। आर्हीनियस नाम थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, आर्हीनियस, ठीक है। अब बस इसका नाम ही सिंपल, छोटा सा नाम भी बड़ा मुश्किल है इसका, आर्हीनियस। लेकिन अगर हम इसका फुल नेम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम होता है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लेंगे, इसका पूरा नाम था सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस। तो सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस, कितना लंबा नाम है ये, शॉर्ट में हम सिर्फ आर्हीनियस ही कहते हैं इसको, ठीक है। पूरा नाम इसका था सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस, ठीक है। पूछते नहीं है पेपर में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये कैसा साइंटिस्ट था? आर्हीनियस की बात करेंगे तो ये जो है वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट था। स्वीडिश साइंटिस्ट, अच्छा जे बर्जीलियस भी स्वीडिश था। ये दोनों आखिरी के जो दोनों आ रहे हैं बेटा, ये दोनों ही स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, स्वीडिश। अब स्वीडिश साइंटिस्ट कौन होता है? जो कहाँ पैदा हुआ? स्वीडन में। वेरी गुड, वेल डन, स्वीडन में, सही कहा जिसने आवाज़ बताई, स्वीडन की। तो स्वीडन एक कंट्री है यूरोप के अंदर ना, एक यूरोप के अंदर एक मुल्क है स्वीडन। तो वहाँ के रहने वाले लोग स्वीडिश कहलाते हैं, उनकी ज़बान भी स्वीडिश होती है, अलग ज़बान होती है, इंग्लिश नहीं बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो स्वीडिश साइंटिस्ट है ये। स्वीडिश मतलब स्वीडन में पैदा हुआ था। अच्छा सूडान एक अलग कंट्री है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर लूँ कि ये दो अलग अलग कंट्री है, सूडान एंड स्वीडन। ऐसे एक नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं। नाम सुनने में कैसा सेम लग रहा है, बट अलग अलग हैं। जैसे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया सेम रखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया अलग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है। बिल्कुल इसी तरह से सूडान और स्वीडन अलग कंट्री है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों कंट्री में। सूडान अफ्रीका में है,
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, स्वीडन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। सूडान में मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि स्वीडन में क्रिश्चियंस ज़्यादा रहते हैं। ये एथीस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, मुसलमान बहुत कम है। इस तरह से सूडान जो है वो वहाँ पर लोग अरबी बोलते हैं, अरबी ज़बान बोलते हैं सूडान में। स्वीडन में लोग स्वीडिश लैंग्वेज बोलते हैं। सूडान जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली वाला मुल्क है, बहुत गुर्बत है इसके अंदर। स्वीडन उसके मुकाबले बहुत वेल्थी कंट्री है, बहुत ज़्यादा अच्छा मुल्क है, दौलतमंद कंट्री है स्वीडन, है ना। इसी तरह से सूडान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है अफ्रीका में, स्वीडन में फुल बर्फ़बारी होती है, फुल ठंडा कंट्री है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क इसके आसपास है। तो कहने का मकसद ज़मीन आसमान का फ़र्क है, नाम सुनने में एक जैसा है बट मिलता जुलता कुछ नहीं आपस में, दोनों कंट्री में आपस में है भी बहुत दूर एक दूसरे से। लेकिन जाहिर सी बात है इसकी ज्योग्राफी वीक होती है तो वो समझ नहीं पाते। ज्योग्राफी भी होनी चाहिए ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग, दुनिया के कंट्री का एटलीस्ट पता हो कौन सी कंट्री है दुनिया में अल्लाह ने जो बनाई। तो सूडान और स्वीडन अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये स्वीडन है। सूडान में तो कोई साइंटिस्ट आए ही नहीं कभी, वो इतना गरीब मुल्क है, पढ़ाई में भी बहुत पीछे है। सूडान में तो आप सुनेंगे नहीं कि फलाना साइंटिस्ट कोई था। स्वीडन में बहुत सारे हैं, क्योंकि एक बहुत एक तरक्की याफ्ता कंट्री है और बड़ा बेहतरीन लिटरेसी इसकी। बात समझ में आ गई। तो लोग जो जाना भी चाहते हैं ना कि आगे बोलते हैं भाई अब्रोड जाएंगे, यूरोप जाएंगे पढ़ने लिखने के लिए, वो स्वीडन जाना चाहते हैं, सूडान कोई नहीं जाना चाहता। जब वो पाकिस्तान से भी गया गुजरा मुल्क है, आप समझ जाएं कि जो कंट्री पाकिस्तान से भी गया गुजरा होगा वो कैसा होगा, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि पाकिस्तान से भी नीचे का कंट्री है, तो कौन जाना चाहेगा वहाँ पे। तो हम पाकिस्तान से ऊपर की कंट्री में जाना चाहते हैं ना, जो हमसे थोड़ा सा बेहतर है, अच्छा है। तो जैसे स्वीडन हो गया बाकी कंट्री। तो स्वीडन ये स्वीडिश है, आर्हीनियस भी स्वीडिश है। तो पूरा नाम था सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस, सिर्फ आर्हीनियस बोल सकते हैं इनको इन शॉर्ट, और स्वीडिश था। स्वीडिश मतलब कि स्वीडन में पैदा हुआ। अब क्या कारनामा इसका सुनिए, क्या एहसान किया केमिस्ट्री पर इसने। ही एक्सप्लेन्ड एसिड एंड बेस केमिकली, इसने एसिड बेस को केमिकली बताया। देखो दो चीजें हैं, एसिड बेस। मैट्रिक में है, 9th क्लास में तो हम एसिड बेस को इतना नहीं पढ़ेंगे बेटा, मैट्रिक क्लास में पूरा चैप्टर है एसिड बेस के ऊपर। क्लास 10 में, 9 में इसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का बता देता हूँ। पुराने ज़माने में ग्रीक एरा में एसिड कहा जाता था किसी भी ऐसी चीज़ से उसका टेस्ट खट्टा हो। खट्टी टेस्ट वाली चीज़ों को, सॉर टेस्ट वाली चीज़ों को एसिड कहा जाता था। और जिसका टेस्ट बिटर होता था, जिस कंपाउंड जिस केमिकल का टेस्ट कड़वा होता था, बिटर होता था, उसको बेस बोला जाता था। कि हर खट्टी चीज़ एसिड है, हर कड़वी चीज़ बेस है। ये ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट था, यूनानियों का। लेकिन जब आर्हीनियस आया ना मॉडर्न एरा में, तो उन्होंने बोला भाई ये कोई तरीका नहीं है एक्सप्लेन करने का केमिकल्स को, कि खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है। ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई, थोड़ा केमिकली एक्सप्लेन करना चाहिए उसको। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि उसने बताया था हर वो कंपाउंड जिसके फॉर्मूले में H मतलब हाइड्रोजन मौजूद होता है वो एसिड है। जैसे कि HCl हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कल पढ़ा था। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो उसने कहा था जिस कंपाउंड के फार्मूले में, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिस कंपाउंड के फार्मूले में हाइड्रोजन होगा वो एसिड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जिसके फार्मूले में OH आएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास NaOH होता है, KOH होता है, दीज आर कॉल्ड बेस, ठीक है। तो उसने केमिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उसने ये नहीं बोला कि एसिड खट्टा होता है बेस कड़वा, उसने बोला जिसके फार्मूले में H होता है वो एसिड है, और जिस कंपाउंड के फार्मूले में OH होता है वो बेस है। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहलाता है एसिड बेस का, जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास मैट्रिक में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है सारी चीज़ें, कोई मसला। तो ये 8 साइंटिस्ट का क्लियरेजन हो गए। तो लेट मी गिव यू अ फास्ट रिवीजन ऑफ ऑल द साइंटिस्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टुडे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, एंड वी हैव डिस्कस्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 मॉडर्न साइंटिस्ट। द फर्स्ट वन वॉज J. Black or Joseph Black, an English chemist, Scottish chemist, who discovered carbon dioxide gas, which we exhale. The second scientist was J. Priestley, an English chemist, Joseph Priestley, who discovered oxygen gas, which we inhale. The third scientist was Scheele, Carl Wilhelm Scheele, who was a German chemist, who discovered chlorine gas, which is used for the purification of water. The symbol is Cl. The symbol of chlorine is Cl. The fourth scientist was Lord Henry Cavendish, another English chemist who discovered hydrogen gas, which is present in the sun. 99% of the sun is made up of hydrogen gas. ठीक है. The fifth scientist was Anthony Laurent Lavoisier. He was a French scientist,
And who discovered that 21% part of our air is composed of oxygen gas? The sixth scientist was John Dalton, who was an English chemist, who gave the concept of atom, like all the matter is composed of very small particle called atom. And he actually put forward the Democritus concept of atomos. Not a new thing, but he experimentally proved the concept of atomos and named it atom. The seventh scientist was J.J. Berzelius, or John Jacob Berzelius. He devised alphabetical symbols of elements: C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, Cl for chlorine, and so on. The last scientist was Svante August Arrhenius, who was a Swedish chemist born in Sweden. He explained the concept of acid and base chemically. He told that all the compounds having H in their formula are acid, and all the compounds having OH in their formula are actually bases. So this is all about today's lecture. Clear है सबको?